चलिए बात करते हैं विवादों में उठी तुर्की के बारे में। क्या लगता है आपको मालदीव के बाद ये हालत तुर्की की होने वाली है? क्या नंबर अब तुर्की का लगने वाला है? जिस तरीके से इसने पाकिस्तानियों को ड्रोन दिया, उनका सपोर्ट किया और उसके बाद भी ये हमेशा से उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अब क्या रिश्ता होंगे और क्या तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए? और जितने भी टूरिज्म यहाँ से जाते हैं सबको यही चाहिए कि तुर्की का बाइकआउट करें और बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू भी हो गई हैं। चलिए बात करते हैं तुर्की के बारे में। जैसा उसने काम किया उस हिसाब से उसकी थोड़ी बात करनी ज़रूरी समझता है हम। चलिए शुरू करते हैं। तुर्की का बायकॉट होना शुरू हो गया। जितने भी यहाँ के आम जनता है या फिर जितनी भी टिकटें पहले बुक थी सबको कैंसिल कर दी हैं। पुरानी टिकटें भी कैंसिल हो रही, नई टिकट कोई बुक नहीं हो रही, सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। अब इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया है उसी तरीके से अब हम देश का साथ देंगे। और जितनी भी जनता है, जितने लोग भी टूरिज्म के लिए वहाँ पे जाते थे, अब सारी चीज़ें बंद हो रही हैं और वो खुद अब उनका मैसेज इधर से आ रहा है कि अब हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए यहाँ पे घूमने आइए। लेकिन उन्हें कौन समझाए, हमें दिक्कत आपकी सेफ्टी और आपके चीज़ों से नहीं है, हमें दिक्कत आपसे है। जिस तरीके से आप पाकिस्तान के साथ उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दें, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। चलिए देखते हैं। ये बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जिन्होंने तुर्की में अपने बिजनेस को कर रखा था, उन सब ने जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया है। इन सारे मैसेज को आप देख सकते हैं। उसके बाद भी ये तुर्की की तरफ से एक मैसेज किया जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। और ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जाएँ। अब बात इंडिगो पे है कि हाँ, इंडिगो क्या करेगा? इंडिगो कंपनी जिसकी वजह से हम वहाँ पे ट्रैवल करते हैं और चीज़ों को देखते हैं यहाँ से तुर्की या फिर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वहाँ से हम इंडिगो के द्वारा फ़्लाइट से ही अपने चीज़ों को यात्रा करते हैं। इसी वजह से देखते हैं कि क्या इंडिगो वहाँ से अपने व्यापार को हटाएगी, क्या वहाँ से अपने संबंधों को हटाएगी, जिसकी वजह से इंडिया में देखने को मिलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, देखते हैं। इस टाइम इंडिगो पे बहुत सारा जो है प्रेशर बन रखा है कि कैसे उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो पार्टनरशिप अपना हटाएंगे? जिस तरीके से दिल्ली से लेके मुंबई से लेके हर जगह से अंतर्राष्ट्रीय जो है चीज़ें होती थी, क्या अब वो चीज़ें ख़त्म होंगी? क्या ये व्यापार यहाँ पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और क्या ये देश के साथ ही खड़े होंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सब लोग जो है इनके पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। बिजनेस टुडे में भी इनके बारे में निकाला गया है। बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जितने भी प्लानिंग थी सब कैंसिल हो चुकी हैं। ये मैसेज देख सकते हैं बायकॉट तुर्की। और इसी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे मूवमेंट चालू हो रहे हैं जो जनता कर सकती है, जो सरकारें नहीं कर सकती हैं वो आजकल जनता कर सकती है। कोई भी देश को पूरे तरीके से हम हिला के रख सकते हैं और उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। टेररिज्म बहुत ज़्यादा मायने रखता है और टेररिज्म जिस हिसाब से आगे बढ़ा है, अगर वो हमारे देश पे होगा तो हम उस चीज़ को पूरे तरीके से हटा देंगे। क्योंकि तुम पाकिस्तान का साथ उस चीज़ में दे रहे हो जिसमें हम चाहते हैं कि कोई भी वो उस चीज़ में साथ ना दे। हम टेररिज्म आपके यहाँ कर रहे थे इस वजह से, ताकि चीज़ें हमारे संबंध बने रहे। लेकिन हमेशा से ये संबंध खराब होने में लगे हैं जब से इन्होंने कश्मीर के लिए बोलना शुरू किया। इन्होंने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पे बोलना शुरू किया पाकिस्तान की तरफ से। चलिए आगे देख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल 4,000 करोड़ का तुर्की और अज़रबैजान को फ़ायदा होता है सिर्फ इंडिया के टूरिज़्म से। वहाँ पे होटल जो बुक होते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ की होती हैं, उन्हें इससे फ़ायदा होता है। और इन्होंने सोच रखा था कि तो अभी अगले साल मतलब इस साल में इन्होंने सोचा था कि इसे और बढ़ा देंगे। और इसी वजह से अभी भी ये चाहते हैं कि हम इन्हें बुलाएं और ये चाहते हैं अभी भी सारी चीज़ें बनी रहें और इनका फ़ायदा होते रहे। इनके इकनॉमी में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपने देख सकते हैं 2023 में इन्हें 54.3 बिलियन का फ़ायदा हुआ था सिर्फ इंडिया से। और इन्होंने सोचा था कि 2025 और 24 में 1 मिलियन हम अपने इकनॉमी में जोड़ लेंगे। और इन्हें के जीडीपी में सीधे 5 से 6% हिस्सा होता है। और इसी वजह से इन्हें अभी हमें फिर से बुलाना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि जो हरकत कर रहे हैं उसके बाद भी जो यहाँ की जनता मूर्ख बनी रहे और इनका साथ देते रहे, इनकी इकनॉमी को ग्रोथ कराती रहे। बहुत अच्छी बात है। और अब इन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। आपको बता दूँ, जब जब भी तुर्की पे नुकसान होता है या फिर चीज़ें वहाँ पे नहीं जाते, उस टाइम ग्रीस से सामने आके खड़ा होता है। और ग्रीस हमेशा से हमारा बहुत तरीके पे साथ दिया, बहुत जगह पे साथ दिया। इस वजह से हमेशा से जो है ग्रीस और आर्मेनिया चाहता है कि यहाँ पे जो है हमारे टूरिज्म बढ़ें और ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि इन्होंने हर जगह साथ दिया है। तो क्या वैसा होगा? क्या हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि तुर्की से क्या हम शिफ्ट होंगे ग्रीस में? ग्रीस में हमारे उतने टूरिज्म नहीं जाते, उतने लोग हर साल नहीं जाते हैं। लेकिन इनके बाद जो इन्होंने किया है, और बहुत बार तुर्की से हमारे विवाद रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद ग्रीस में राइस होगा? और क्या ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी? देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब सारी चीज़ें पहले से परिवर्तित ज़रूर होंगी। अब आपने ये समझ लिया। अब हम थोड़ा तुर्की के पहले के संबंधों को समझ लेते हैं अब इसी में, क्योंकि अब जो भी तुर्की ने किया उससे अभी के संबंध खराब है। चलिए बात कर लेते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, तथा उसी के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से तुर्की के पहले संबंध हमारे से थे और किस तरीके से उसने हमारा साथ दिया है और किस तरीके से अब वो हमारे साथ नहीं दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। तुर्की, जिसे औपचारिक रूप से तुर्कीय गणराज्य कहा जाता है, यूरेशिया में एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों को जोड़ता है। यह दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एशियान सागर और उत्तर में काला सागर से घिरा हुआ है।
भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तुर्की का अधिकांश भाग एशिया माइनर में स्थित है, जिसे अनातोलिया भी कहा जाता है। देश का एक छोटा सा हिस्सा बाल्कन प्रायद्वीप में पूर्वी थ्रेस में स्थित है, जो यूरोपीय तुर्की का हिस्सा है। यूरोप और एशिया का पुल माना जाता है तुर्की को यूरोप और एशिया के बीच एक पुल की तरह तो देखा ही जाता है। साथ ही महाद्वीपों को जोड़ना भी समझा जाता है, जिसमें बोस्फोरस, मरमारा सागर और डर्डानेल्स के जलमंडलों मध्य जो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एक जल संपर्क बनाते हैं। पूर्वी थ्रेस को अनातोलिया से अलग करते हैं। नदियाँ और पर्वत यहाँ की देखते हैं। तुर्की में कई नदियाँ, जिसमें किजिल इर्माक सबसे लंबी, और कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे कि फोंटस और थारस पर्वत। जलवायु यहाँ की कैसे है? तुर्की की जलवायु विविधता पाई जाती है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु से लेकर महाद्वीपीय जलवायु तक भिन्न होती है। यहाँ का भूगोल अगर समझेंगे तो तुर्की के भूगोल में पठार, मैदान और पर्वत शामिल है। कप्पाडोसिया और पामुक्काले जैसे कुछ क्षेत्र अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, तथा तुर्की में कोयला, लिग्नाइट, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, सीसा, जस्ता, क्रोम और एमरी जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तुर्की की सीमाएं ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया से मिलती है। तुर्की के 7 भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसमें प्राचीन शहर ट्राय, इफेसु, इफ्रोडिसियान, पेरगामन और कम्बोडिसिया जैसे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। प्रमुख शहर जिसमें आता है इस्तांबुल, अंकारा, अजमेर और अदाना शामिल है। इस प्रकार से हमने देखा है तुर्क के बारे में और इसकी स्थिति के बारे में। अब देखेंगे तुर्क और भारत के संबंधों को। भारत तुर्की संबंधों को थोड़ा समझ लेते हैं। भारत और तुर्की के बीच संबंध लंबे समय से है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध 1948 में स्थापित हुए थे। तब से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्ययुगीन काल में भी देख लेते हैं। भारत और तुर्की के बीच मध्ययुगीन काल से ही सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान हुआ है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, जो औपनिवेशिक शासक के खिलाफ प्रतिरोध और स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए थे। इनके संबंधों को देखते हैं। 1948 में भारत और तुर्की के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। द्विपक्षीय बातचीत, दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत और आदान प्रदान होते रहते हैं। व्यापार, भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत है। भारत ने तुर्की को कई महत्वपूर्ण वस्तुएं निर्यात की हैं, जिसमें इस्पात, मशीनरी, रसायन शामिल है। तुर्की ने भारत को संगमरमर, उर्वरक और वस्त्र निर्यात किए हैं। भारत और तुर्की दोनों एक दूसरे के देशों में निवेश किया करते हैं। सांस्कृतिक संबंध को अगर देखें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत पहले से चल रहा है। भारत और तुर्की के बीच में आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें फिल्म, संगीत और कला भी शामिल है। यहाँ पे शिक्षा देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग है, जिसमें छात्रवृत्ति और शैक्षणिक आदान प्रदान शामिल है। हाल के संबंध में अगर हम देखेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन में देखने को मिला था। तुर्की के राष्ट्रपति ने 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम, तुर्की ने भारतीय फिल्मों और संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत में तुर्की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और अब जिस वजह से ये विवाद में है, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो है कश्मीर मुद्दा। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसमें भारत के साथ संबंध कुछ हद तक तनावपूर्वक है। अब इस तरीके से उसने कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ दिया है कि अब तुर्की का बायकॉट होना शुरू ही हो जाएगा, और आम जनता ने करना शुरू ही कर दिया है। और उम्मीद है कि उन्हें काफ़ी हानि होगी, और जिस तरीके से उन्होंने उसका साथ दिया है, उसी तरीके से हमारी आम जनता इंडिया किसी ऐसे देश का साथ नहीं दे सकती है जो आतंकवाद को इस हद तक सपोर्ट करे और बढ़ावा दे। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें तनावपूर्ण है। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं जो दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सीरिया और अफगानिस्तान। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत और तुर्की के बीच संबंध व्यापक हैं और दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रीय और राजनीतिक मुद्दे हैं जो संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, और अब इनके संबंधों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इनके कश्मीर मुद्दे पे इतना ज़्यादा सपोर्ट करना, और पाकिस्तान की तरफ से इतना ज़्यादा बोलना, उन्हें ड्रोन देना, बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं और अब सामने आके खड़े हो रखे हैं। तो इस हिसाब से जब वो हमारे विपक्ष में आ गए हैं, तो हमें भी उनकी कोई भी चीज़ों से उतना मतलब नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।